हेलो साथियों, सुजान अकेडमी में फिर से एक बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की जो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ है, इसके अंदर हम लोग वेव ऑसिलेशन को कल मैंने कहा था कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उसका एक छोटा सा जो है टॉपिक बच गया था। छोटा सा क्या, पूरा वीडियो लगेगा उसके अंदर, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट है और डॉपलर इफेक्ट पे आपके क्वेश्चन 100% आता ही है। एक बार आप इसको समझ लो, क्योंकि इससे केस बहुत ज़्यादा है। जब आपका सोर्स मोशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, दोनों मोशन कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे करके हम करीब करीब कोई 12-13 तरह के केस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतने सारे जब केस पढ़ेंगे तो इतने सारे फॉर्मूले याद रखना बड़ा वो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा ना, थोड़ा सा टीडियस है उसको याद करना कि इतने सारे फॉर्मूले और सब एक जैसे ही मिलेंगे, प्लस माइनस ऊपर नीचे कुछ ऐसे मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा चेंजेस होगा, बाकी सारी की सारी चीज़ें क्या है, सेम रहेगी। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी, यानी कि जो डॉपलर इफेक्ट है वो कंप्लीटली समझने पर है ना। एक बार अगर इसको समझ लोगे ना तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आपने एक बार समझ लिया तो ज़िंदगी में कभी आप इसको नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए उसके साथ एक गुजारिश ये रहेगी कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखें। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखें। कई बार ये होता है कि आपको लगता है कि ये टॉपिक तो मुझे आता है ना, तो आप थोड़ा सा उसको देखते हैं, हाँ ये हो गया, लेकिन कई बार बीच में कुछ 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए मैं कोई ऐसी चीज़ बता देता हूँ कई बार, जो आपके हो सकता है कि आपने इससे पहले नहीं देखी, लगे यार ये तो नई चीज़ है। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना। मैं भी जब भी किसी का वीडियो देखता हूँ, मतलब जब भी मैं अपनी स्टडी करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो जब मैं किसी के वीडियो को फॉलो करता हूँ या किसी को देखता हूँ तो मैं पूरी चीज़ देखता हूँ उसके अंदर, ताकि पता रहे कि हाँ ये जो टीचर है ये चीज़ हमें बताना चाह रहा है। बाकी देखिए, मैं बनाऊँ चाहे कोई दूसरा वीडियो बनाए, है ना, या फिर आप कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हो, बेसिक है वो तो एक जैसा ही पढ़ाएंगे सब, लेकिन उस बेसिक को कह सकते हैं, उस बेसिक को आपको दिमाग में किस तरह से बिठाना है वो हर किसी का अलग अलग अपना एक वो नज़रिया होता है पढ़ाने का। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको अच्छे से देखें। चलिए नेक्स्ट जो है मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आपको, वो हम लेंगे डॉपलर इफेक्ट, है ना। और वो कौन सा, ध्वनि का डॉपलर इफेक्ट, है ना। तो डॉपलर इफेक्ट किसका है, ध्वनि के लिए। ये मैं लिख ले रहा हूँ, आप तो बस इसको समझ लीजिए, है ना। डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट यानी कि डॉपलर प्रभाव होता क्या, वो समझिए। होता क्या है कि जैसे आपने कभी ट्रेन में तो लगभग हर किसी ने सफ़र किया ही है, तो ट्रेन में सफ़र किया है, तो जब आप स्टेशन पर खड़े हो, ट्रेन वहाँ से आ रही, तो आपको उसकी ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है, उसकी जो बोपू की आवाज़ जो होती है वो ना सुनाई दे रही है। जैसे जैसे वो आपके पास आ रही है उसकी आवाज़ में देखना कुछ चेंज होता है, और जैसे आपके पास से निकलती थी क्या उसमें एकदम से सडनली बहुत ज़्यादा आपके पास चेंज होता है। ठीक है, तो वो जो चेंजेस होता है आवाज़ में, क्योंकि जो ध्वनि वहाँ से पैदा हो रही है उस जो माइक से, है ना, या उस साउंड सिस्टम से जो भी आपका साउंड निकल रही है, जो इसकी हॉर्न की साउंड जो है वो क्या है, वो तो एक जैसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी एक जैसी है, लेकिन वो जब आपके पास ट्रेन मूव कर रही है या फिर आप ट्रेन की तरफ मूव कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, और जब वो आपको क्रॉस करके निकल जाती है तो फिर अलग सा कुछ चेंजेस दिखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ध्वनि का सोर्स और ऑब्जेक्ट ये दोनों जब आप क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन करते हैं, आपेक्षिक गति करते हैं, तो उस आपेक्षिक गति की वजह से क्या होता है, उसकी ध्वनि है उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई ना कोई चेंजेस होता है। ध्वनि क्या होता है, फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होता है, और जो फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट। और ये कब होगा, जब रिलेटिव मोशन होगा। क्या होगा, रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। रिलेटिव का मतलब क्या है, रिलेटिव का मतलब है कि आपके पास, थोड़ा मैं इसको सेट कर देता हूँ। रिलेटिव मोशन का मतलब है कि सोर्स भी मूव कर सकता है और आपके पास थोड़ा सा ये, ठीक है, कि आपके सोर्स भी मूव कर सकता है और ऑब्जेक्ट भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि जब सोर्स मूव करता है तो किस चीज़ में चेंजेस होता है, और बाद में देखेंगे अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो किस चीज़ में चेंज होता है। ठीक है, तो आप ये क्या लिखेंगे, कुछ नोटेशन में यहाँ फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, नोटेशन में क्या, अच्छा पहला केस लेते हैं, फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस हमारा क्या है, तो ऐसे ले लेते हैं। फर्स्ट केस के अंदर है जब स्रोत गति करता है, when source is moving। ठीक है, सोर्स इज इन मोशन या मूवेबल, दोनों कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी को इसी तरह से लिखना है तो मैं इसको और लिख सकता हूँ कि सोर्स इज इन मोशन। ठीक है, मूवेबल या फिर मोशन। ठीक है, तो जब सोर्स मोशन कर रहा है तो सोर्स किस तरह से मोशन करता है, दो तरह से मोशन कर सकता है। तो आप पहले आप देखिए कंडीशन क्या है ना, फर्स्ट कंडीशन है इसके अंदर भी सोर्स के मूव करने की। ठीक है, इसमें क्या है कि जब
जब श्रोता की ओर गति करता, ठीक है। तो क्या हो गया, सोर्स मूव इन या मूव टुवर्ड द श्रोता को क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट, है ना। श्रोता को हम ऑब्जेक्ट से लेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं श्रोता को ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ और जो हमारे पास जो साउंड जो उत्पन्न कर रहा है, जनरेट कर रहा है, उसे मैं क्या कह रहा हूँ, सोर्स कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये केस पहला केस है। तो इसके अंदर क्या है कि मान लीजिए जब दोनों स्टेबल हैं, तो ये मान लीजिए एक सोर्स है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट को मैं ओ से लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये सोर्स क्या करेगा, एक वेव जनरेट करेगा इस तरह से, ठीक है। जनरेट कर दी इसने, तो ये कहाँ पहुँच गई, यहाँ पे। ये कब है, जब दोनों स्टेबल हैं, ठीक है। अब सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है कि ये सोर्स जो है वो खुद मूव कर रहा है। जब ये स्टेबल है, ऐसे ही समझना इस चीज़ को, जब ये स्टेबल है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, स्टेबल की जो फ्रीक्वेंसी है वो है आपके पास n, ठीक है। और जो वेवलेंथ है वो कितनी है, वो है लैम्डा, यानी कि आवृत्ति कितनी है n और तरंग दैर्ध्य कितनी है लैम्डा, किसकी, इस तरंग की, ठीक है। दोनों स्टेबल है। अब क्या करते हैं, सोर्स मूव कर रहा है। तो सोर्स मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जो सोर्स है मान लीजिए वो vs वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। किससे कर रहा है, vs वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब vs वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या हो जाएगा, अच्छा इसके जो है आपके पास इसकी जो वेलोसिटी अगर मैं देखूँ, साउंड वेव की वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो मान लीजिए v, कितनी है, v है। तीनों मैंने आपको बता दिया, ये इनिशियल केस है, ये चेंजेस नहीं है। इनिशियल फ्रीक्वेंसी जो जनरेट हो रही है वो कितनी, n है, ठीक है। इसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है, और वेलोसिटी कितनी है, ये है v, जब ये स्टेबल है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये मूव करता है, मूव किस वेलोसिटी से करता है, vs वेलोसिटी से ये मूव करता है सोर्स। तो जब vs वेलोसिटी से मूव करता है तो आप सोचिए कि एक सेकंड में कितनी जो है आपके पास आवृत्ति सुनाई देगी इस ऑब्जेक्ट को। जब ये स्टेबल है तो n सुनाई देगी, ठीक है। जब ये धीरे धीरे पास आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस है ये साउंड वेव की, या फिर इसकी लैम्डा, यानी कि उत्पन्न तो उतनी हो रही है, लेकिन ये अभी कितनी डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस है, मान लीजिए एक सेकंड में ये इतनी डिस्टेंस थी, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये इस तरफ मूव करेगा तो वो एक सेकंड में डिस्टेंस है वो क्या होगी, वो भी तो कम होगी। यानी कि जो पहले वाली, जैसे ये स्टार्टिंग कहाँ से होगी, जब चलना स्टार्ट होगा, ये पॉइंट ए मान लीजिए, है ना। तो ये पॉइंट ए कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हुआ, आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते एक सेकंड में कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा। अब अगर मान लीजिए, और लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है, ये बी पॉइंट यहाँ पे था जो यहाँ पहुँच गया। अब क्या करते हैं, ये मूव करता है, तो क्या हुआ, अब ये ए पॉइंट जो है वो तो आगे बढ़ रहा है, यही पहुंच रहा है, लेकिन जो बी पॉइंट है वो एक सेकंड में क्या होगा, यहाँ नहीं है, वो बी पॉइंट कहाँ पहुंच गया, क्योंकि इसने खुद ने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। कितनी डिस्टेंस, एक सेकंड में vs डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर ली इस तरफ, ठीक है। तो क्या होगा, ये सोर्स कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। ये जो वेव है आपके पास, ये ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ स्टेबल है, सोर्स कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, क्योंकि vs वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक सेकंड में। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और यही बनेंगे, ये 1 2 3 थोड़ा छोटा बन गया, ठीक है, आ रहा समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो वेवलेंथ ये थी, है ना, अब वो वेवलेंथ कितनी हो गई, इतनी हो गई, छोटी हो गई, नहीं हो गई। वेव्स तो उतनी जनरेट होंगी, क्योंकि एक सेकंड में वेव क्या होगी, उतनी जनरेट होगी, लेकिन सोर्स क्या हो गया, यहाँ पहुँच गया। तो ये जो डिस्टेंस आई यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, vs। ये एक सेकंड में डिस्टेंस कितनी थी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, वो अपने पास थी v, है ना। तो अब क्या हो गया, अब ये जो डिस्टेंस बची कितनी होगी, ये होगी v माइनस vs। समझ पा रहे हो इस चीज़ को। एक सेकंड के लिए बात कर रहा हूँ, एक सेकंड में क्या हुआ था, एक सेकंड में जो है मान लो ये जो यहाँ से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो यहाँ तक पहुँचती है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि वेलोसिटी कितनी है v। तो एक सेकंड में तय की दूरी क्या होती है, एक सेकंड में तय की दूरी वेलोसिटी के बराबर होती है ना, वेग के बराबर होती है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से हो गई।
अब क्या हो रहा है, क्योंकि ये मूव कर रहा है तो एक सेकंड में मान लो मूव करके कहाँ पहुंच गया, इसने वी एस डिस्टेंस तय करी, तो ये जो दूरी बराबर थी वो क्या हो गई, अब कम हो गई। तो एस और एस के बीच की एक सेकंड के बाद दूरी कितनी रह गई, वी माइनस वी एस रह गई। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि ये जो लेमदा है, ये लेमदा कितना होगा। पहले आप देखिए ये लेमदा, ये हमारा गिवन है ना, ये स्टेबल के लिए सारा केस, और ये जब आप मूव करते हैं वी एस वेलोसिटी से तब के लिए है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इसको सोल्व करूँ तो सोल्व करने पे मेरे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू मिलेगी कि जो मेरा लेमडा डेस होगा, वो लेमडा डेस क्या होगा भाई, मुझे लेमडा डेस फाइंड आउट करना है। तो लेमडा डेस क्या हो जाएगा, लेमडा डेस हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन, भाई कुल मिला के वी क्या होता है, वी होता है एन लेमडा। ठीक है, तो लेमडा क्या हो गया, वी अपॉन एन। ठीक है, लेमडा क्या हो गया, वी अपॉन एन। तो अब मेरे पास लेमडा डेस है, तो लेमडा डेस है इसका मतलब क्या होगा, वी। अब वी कितना बचा आपके पास, डिस्टेंस कितनी है, यही बची ना भाई, डिस्टेंस कितनी बची आपके पास, v माइनस वी एस बची है ना। वेलोसिटी क्या है, v माइनस वी एस, रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कोई चेंज हो रही क्या, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं, इसकी फ्रीक्वेंसी में ये जो उत्पन्न हो रही है तो उतनी हो रही है, तो ये कितनी हो गई, ये हो गई। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे देखना है कि इसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, किसके अकॉर्डिंग, कि ये जो है अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। तो जो मैं एंडेस देखूंगा वो एंडेस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास ध्वनि का वेग अपॉन लेमडा डेस। ठीक है, ध्वनि का वेग अपॉन लेमडा डेस, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा v अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एन। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ। तो लेमडा डेस यानी कि जब सोर्स मूव कर रहा है किसकी तरफ, जब सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ, तो ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। आप देखो ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, एन। एन अगर मैं यहाँ से देखूँ तो एन कितनी आ रही है, या फिर इसको यहीं से देख लीजिए कि जो हमारे पास वी एस है, इसमें क्या हो रहा है, वी एस में वी माइनस वी एस का डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है कम आ रही है, ये ज़्यादा वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो जब ज़्यादा वैल्यू आ रही है इसका मतलब क्या होगा कि एन डेस है वो ग्रेटर देन क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, जब सोर्स ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी जो है आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, हो गया, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, है ना। एक बार देख लीजिए, क्योंकि पहला केस अगर आप समझ लोगे ना तो उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे पांचवें केस में कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि देखो जब आप सोर्स मूव कर रहा है उसमें क्या इफेक्ट आ रहा है वो दिमाग में होना चाहिए। सोर्स जब मूव करता है ना तो आपकी लेमडा चेंज होती है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी तो नंबर ऑफ वेव तो उतनी ही रहेंगे, लेकिन क्योंकि वो आगे पीछे, क्योंकि सोर्स मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या, वो जो जगह थी जिसके अंदर वेव जनरेट हो रही थी एक सेकंड में, वो जगह क्या हो गई, सिकुड़ गई। तो सिकुड़ गई इसका मतलब क्या हुआ, ये वेव भी सिकुड़ गई। तो इसका मतलब लेमडा क्या हो गया, चेंज हो गया, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, हो गया पहला केस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना यहाँ से, है ना। अभी मैं फिर इसको याद रखने का तरीका भी बताऊंगा एक बार पूरा पूरा, है ना। चलिए आगे, ये अगला देखिए, अगला केस हम लेंगे कि अगर यही सोर्स है ना, इसमें देख रहा हूँ मैं, यही सोर्स जो है ये क्या करता है, मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, ऑब्जेक्ट से दूर जाता है। जब श्रोता की ओर के बाद से दूर गति करता है। ठीक है, तो आउटवर्ड की जगह क्या आ जाएगा, इसको कह सकते हैं सोर्स मूव अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। जिधर ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट यानी उल्टी दिशा में डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली वर्ड आप देख लेना क्या होगा, पर आप समझ लेना कि इसमें है क्या मतलब ये है कि जब सोर्स है वो क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो पहला कंडीशन तो सेम रहेगी, यहाँ कुछ चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे तो वो देखते हैं। अब सोर्स किधर जा रहा है, सोर्स जा रहा है मेरा इस डायरेक्शन में, किस वेलोसिटी से, वी एस से। तो इसका मतलब एक सेकंड में अगर मैं देखूँ तो क्या पूछेगा, ये वी एस डिस्टेंस तय कर लेगा, तो सोर्स कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। ऑब्जेक्ट अपना कहाँ है, यहाँ का, यही पड़ा। अब वेव तो उतनी की उतनी है, समझ पा रहे हो मेरे पास, वेव तो उतनी की उतनी, एक सेकंड में जितनी वेव जनरेट हो रही तो इतनी वेव जनरेट हो रही, तो वो तो उतनी की है। लेकिन क्या होगा, ये बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 और 5, है ना। तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो वेव कैसे बनेगी, ठीक है, तो वेव क्या हो गई, मतलब जो है फैल गई। एक तरह से क्या कह सकते हैं, वेव जो है आपके पास फैल गई। अब जब वेव फैल गई है, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक की, ये देख लेना, ये डिस्टेंस वही पुरानी वाली, एक सेकंड में कितनी हो गई, v, और ये कितनी हो गई, एक सेकंड में vs। भाई इसने कितनी डिस्टेंस सोर्स से तय करी है, vs डिस्टेंस तय करी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब एक सेकंड में जो है डिस्टेंस कितनी हो गई, ये v प्लस vs हो गई, वो माइनस हो रही थी, इसमें क्या बढ़ गई। तो इसका मतलब लेमडा डेस यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा, लेमडा डेस हो जाएगा v प्लस vs अपॉन n हो जाएगा। तो n डेस कितना हो जाएगा, n डेस हो जाएगा v अपॉन
लेमदा डैश, तो कुल मिला के क्या इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनेगी v अपॉन v प्लस वी एस इंटू एन। ये दूसरा केस हो गया। इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में नीचे वाली क्वांटिटी क्या है, इस ऊपर वाले से बड़ी है, तो कुल मिला के क्या हो गया कि एन डैश जो है वो लेस देन आएगा किससे, तो इसका मतलब जब दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, समझ पा रहे हो इस चीज़ को। तो जब सोर्स मूव कर रहा है तो लेमदा में चेंज होता है। ठीक है, दिमाग में क्या ध्यान रखना है, जब सोर्स मूव कर रहा है तो उसकी लेमदा में चेंज होता है, किसकी, सोर्स जो अपनी ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसकी। ठीक है, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वो फिक्स है ना, गिवन होगी वो आपको नॉर्मली, है ना। तो ये आपके पास दो फॉर्मूले बन गए। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। अब अगला देखिए क्या हो रहा है कि जो सोर्स है वो मूव करते करते इसको पार कर रहा है। जैसे अपने ट्रेन का केस होता है, ट्रेन आ रही है अपने पास, वहाँ से हॉर्न बज रहा है, बजते बजते मेरे पास आई, तो पहला केस तो हो गया कौन सा हो रहा है कि ऑब्जेक्ट की ओर आ रही है, फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट से दूर जा रही है, मतलब पार कर जाती है। उस केस में क्या होगा वो थर्ड केस देखते हैं, है ना। ये कौन सा था हमारा, इसको सेकंड केस कर लेना, है ना। अब इसमें थर्ड केस है ना, तो थर्ड केस क्या है, जब श्रोता को पार कर जाता है। ठीक है, देन सोर्स क्रॉस द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट को क्या करता है, क्रॉस करता है, उस केस में क्या होगा, इसको समझना आप, है ना। दोनों केस मैंने आपके लिख दिए, अब इसको समझ लेना। उन दोनों केस का मैं यूज यहाँ करने वाला हूँ। ठीक है, पहले केस और दूसरे केस का। तो पहला केस क्या है, ये आपके पास सोर्स है, ये ऑब्जेक्ट है ना। तो पहले केस में क्या हो रहा है, इसी का पार्ट, पहले तो क्या हो रहा है, ये से पास में आ रहा है सोर्स, फिर ये जो सोर्स है वो क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। यही है भाई, पार करने का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं स्टेबल है, सोर्स इसके पास आ रहा है, तो यहाँ जब पास आ रहा है तो क्या हो गया, पहला वाला केस कंसेप्ट लग जाएगा, जब दूर जा रहा है इसका मतलब कौन सा है, दूसरा। दोनों कंसेप्ट क्या लगेंगे। ठीक है, तो इस मोशन को मैं क्या करता हूँ, दो पार्ट में कर देता हूँ, ये पार्ट ए हो गया और ये पार्ट बी हो गया। ठीक है, तो पार्ट ए के लिए देखूँ, है ना, जब पार्ट ए के लिए देखूँ तो पार्ट ए के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, उसको मैं एन डैश कह देता हूँ, है ना, कितनी कह देता हूँ, या N1 कह देते हैं, उधर डैश लिख देते हैं क्योंकि डैश के बाद आपने उसमें लिखा था तो उसको डैश बोल देते हैं, एन डैश हो गया। ठीक है, एन डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, अच्छा दूसरे वाले केस में ऐसा करना, मैंने जो एन डैश लिखा ना वो एन डैश इक्वल टू जो है उसको ऐसे लिख लेना आप, तो कि N1 पहला केस क्या था, पहले वाले केस में आ रहा था हमारे पास V अपॉन V माइनस वी एस इंटू एन। ठीक है, दूसरे वाले केस में एन डैश कर लेना ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे ना, V प्लस एन, है ना। इस एन डैश और एन में क्या होगा, सॉरी एन डैश और एन डबल डैश में क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा उसके अंदर। दूसरे वाले केस में एन डबल डैश कर लेना। ठीक है, तो पहले वाले केस में हमारे फ्रीक्वेंसी मिलेगी, वो कौन सी मिलेगी कि सोर्स इसके पास आ रहा है, तो सोर्स पास आ रहा है तो कौन सी फ्रीक्वेंसी मिलती है, ये वाली, तो क्या मिलेगा V माइनस, ठीक है, V अपॉन V माइनस वी एस एन हो गया। ठीक है, सेकंड केस बी वाले केस में क्या होगा, बी वाले केस में आपको फॉर्मूला मिलेगा ये वाला कि एन डबल डैश इज इक्वल टू वी और V अपॉन V प्लस वी एस इंटू एन। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि जब ये पास आ रहा तो इसमें फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज हुआ। ठीक है ना, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी देखता हूँ, चेंज इन फ्रीक्वेंसी कि ये जब इसके यहाँ से आ रहा तो आप देखो ट्रेन जब आपके पास नहीं गुजरी तो ऐसा आती है, मान लीजिए उसका हॉर्न है ना, तो हॉर्न कैसा है कि मान लीजिए उसका हॉर्न है जैसे बीप की आवाज़ आ रही है ना, तो मान लीजिए बीप की आवाज़ में देखें तो बी ऐसे करके निकलती है ना एकदम से पास से, है ना, थोड़ा वो अटपटा लगा होगा लेकिन इसी तरह से निकलती है ना, ट्रेन निकलती है एकदम से शट करके निकलती है आपके पास से, तो एकदम से क्या होता है चेंज होता है, तो वो चेंज कितना होता है फ्रीक्वेंसी में उसकी बात हम करते हैं, है ना। तो चेंज कितना हुआ, चेंज इन फ्रीक्वेंसी दैट इज डेल्टा एन। तो क्या हुआ, पहले वाले में से दूसरे वाला माइनस निकलेगा, वही चेंज होगा, तो चेंज हो गया ये आपके पास। ठीक है, तो माइनस करिए, तो V अपॉन V माइनस वी एस एन माइनस V अपॉन V प्लस वी एस एन, दोनों में कॉमन है ना, या VN भी VN दोनों में कॉमन आ जाएगा, बाकी आप इसको सोल्व कर लेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे फाइनली एलसीएम लोगे तो क्या होगा, V माइनस वी एस और V प्लस वी एस नीचे मल्टीप्लाई में आएंगे, तो क्या हो गया A माइनस बी प्लस ए प्लस बी का हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन पे क्या बनेगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, और ऊपर ये एक इधर ये आ जाएगा, उधर माइनस में चला जाएगा, तो कुल मिला के V से तो V कैंसिल हो जाएगा, 2VS आपके पास बच जाएगा, दोनों एडिशन होंगे तो क्या हो जाएगा इसमें आपके
2vs आपके पास बच जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन में क्या बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी आपके पास कि 2vs अपॉन v स्क्वायर माइनस vs स्क्वायर और साइड में n, ये आपके पास होगा डेल्टा n, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ये आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ दिमाग में आ गई तो दूसरी चीज़ अपने आप सोल्व हो जाएगी। अब याद रखने का तरीका क्या, इसको याद रखने का तरीका क्या है ना, ये तो आपको निकालना पड़ेगा, है ना। इसको याद रखने का तरीका क्या है, तो आप देखिए कि इसमें क्या होगा। पहली चीज़ तो जब सोर्स मोशन करता है, दिमाग में रखना, जब सोर्स मोशन करता है तो क्या होगा, जो आपका हर वाला है ना, हर में चेंजेस आएगा। किस में आएगा, हर यानी कि डिनोमीटर में चेंजेस आएगा। ठीक है, क्या चेंजेस आएगा डिनोमीटर में, वो आएगा जब ये पास में आ रहा है तो माइनस होगा, जब ये दूर जा रहा है तो किस में होगा, प्लस में होगा। बस ये दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, या फिर आप जैसे मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया, उस कंसेप्ट से आप फाइंड आउट कर लीजिए कि फटाफट इसका क्या आंसर निकलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, सोर्स है तो नीचे आएगा, दिमाग में क्या रखोगे, सोर्स है तो नहीं। अभी आप कनेक्ट कर पाओगे, जब मैं ऑब्जेक्ट का मोशन कराऊंगा ना, तो ऑब्जेक्ट में जो चेंजेस होगा वो क्या होगा, ऊपर होगा, नीचे तो वी रहेगा। इसमें क्या वी अपॉन ये चेंजेस, उसमें क्या रहेगा, चेंजेस अपॉन वी रहेगा। उसमें जो चेंज होगा किसमें होगा, अंश में, यानी कि जो आपका न्यूमिनेटर है उसके अंदर चेंजेस आएगा फॉर्मूले में, बाकी चीज़ें जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, ये केस हो गया आपके पास। सोर्स के मूव करने के 3 केस है, तीनों केस मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, सेकंड जो बड़ा इसमें केस लेंगे हम लोग, वो कौन सा लेंगे, वो लेंगे जब क्या है, श्रोता गति करता है। श्रोता मतलब ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक है, तो पहला केस क्या होगा इसका, सोल्व कर लेते हैं अभी। तो पहला केस हम देखते हैं इसके अंदर, और पहला केस होगा आपके पास कि श्रोता वाला जो है ना। ठीक है, पहला केस जो है कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है वो दूर जा रहा है ना, जब स्रोत पास की जगह या पास वाले से के पास आता है। ठीक है, के पास आता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव टूवर्ड द सोर्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब इसकी तरफ जाता है, तो पहले आपका वही केस बनाइए, सिंपल वाला। ठीक है, ये कौन सा है, स्टेबल वाला। ये आपके पास एक वेव है, ये यहाँ पहुँच गई, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका सोर्स है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इनिशियल n, वेलोसिटी v, और आपके पास लेमदा कितना है, जो वेवलेंथ है इसकी वो कितनी है, लेमदा है। ठीक है, तीनों केस जो आपको मिल चुका हूँ वहाँ पे। अगला केस कि ये सोर्स स्टेबल है, तो ये यहाँ पे स्टेबल हो गया। अब ये इसकी तरफ मूव कर रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम v o से लिख देते हैं। किससे, vs से। किसको लिखा था, सोर्स के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिख देते हैं, स्रोत के लिए v o जो है वो लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट में, जब ये है, अब क्या करते हैं, वही 1 सेकंड वाला केस। तो 1 सेकंड में ये कितनी डिस्टेंस तय कर लेगा, 1 सेकंड में मान लीजिए जो डिस्टेंस है ये इतनी होगी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी, वो ट्रेवल कितनी कर ली, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इसने अपने पास v0। ठीक है, तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो तो सोर्स पे डिपेंड कर रही है, और उस पर कोई चेंजेस वैसे भी नहीं है, उस पर जो है कोई चेंजेस वैसे भी नहीं है। तो चेंज क्या आएगा, तो चेंज आएगा सिर्फ सर इसके सुनने वाली फ्रीक्वेंसी में, यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा, या फिर कह देंगे जितनी ये, अब एक बात मैं बताता हूँ यहाँ से, आप इसको थोड़ा सा समझना। जब ये मूव कर रहा है तो वहाँ से जो जनरेट हो रही है, समझना ना, वहाँ से जो आपके पास वेव आ रही है वो तो उसकी स्पीड में कोई चेंजेस नहीं है ना, वो तो जितनी आ रही है उतनी आ रही है। अब अगर स्टेबल था तो इसका मतलब क्या है, स्टेबल का मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर जो है ये यहाँ से जो करंट ये जनरेट हुआ था ना, ये वाला, ये इसको मैं ए पॉइंट कहता हूँ, ए पॉइंट जनरेट होकर कहाँ पहुँच गया, ऑब्जेक्ट के पास पहुँच गया। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा, ये इससे पहले पहुँचे, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया, सीधा यहाँ पहुँच गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो बी पॉइंट था वो भी इसको सुनाई दे जाएगा,
मतलब कि ये इतनी जो फ्रीक्वेंसी है होना क्या चाहिए, सिर्फ ये ए वाला पॉइंट सुनाई देना चाहिए। अगर 1 सेकंड की बात करूँ तो, क्योंकि डिस्टेंस कितनी मान लेता हूँ, मान लीजिए डिस्टेंस जो है ये वी डिस्टेंस है, यानी कि वी डिस्टेंस मतलब 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में आप ध्वनि जो है कान में जो ध्वनि पड़ेगी ऑब्जेक्ट है वो कौन सी पड़ेगी, ये वाली पड़ेगी, ये 20 वाली नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये वाली ध्वनि पड़ेगी। लेकिन क्योंकि ये मूव कर रहा है इसका मतलब ये सारी भी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की सारी ध्वनि क्या हो जाएगी, इसके कान में पड़ेगी। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि यहाँ पहुँच गया वो, तो इसका मतलब क्या, इसने एक्स्ट्रा जो है इतनी ध्वनि जो है वो क्या कर ली, इसने सुन ली है ऑब्जेक्ट ने। ठीक है, समझ पा रहे हो इस चीज़ को? समझ पा रहे हो क्या? ये इंपॉर्टेंट है। इस बार लेमदा चेंज नहीं होगा। लेमदा कब चेंज होता है, जब सोर्स खुद मूव कर रहा है, तो उसने क्या हुआ, जनरेट करने वाली को उसको स्कूज कर दिया, मतलब उसको थोड़ा सा दबा दिया या फिर फैला दिया। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ध्वनि सोर्स में जो पैदा हो रही है वो तो उतनी पैदा हो रही है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसका मतलब क्या, उसको जो ये सुनाई नहीं देनी चाहिए 1 सेकंड में वो भी सुनाई दे जाएगी, क्योंकि वो उसकी तरफ जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसने एक्स्ट्रा कितनी सुन ली, यानी कि जो डिस्टेंस की बात करूँ तो इसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितने ट्रेवल कर ली, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब है v प्लस वी नोट जो है वो ट्रेवल कर ली। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से एन डेज में लिखाऊंगा इसके लिए, तो एन डेज कितना हो जाएगा, वो एन डेज हो जाएगा v प्लस वी नोट अपॉन v इंटू एन। उसमें क्या हो रहा था, जब सोर्स पास आ रहा था तो क्या आ रहा था, नीचे नेगेटिव साइन आ रहा था। इसमें क्या है, जब ऑब्जेक्ट खुद पास आ रहा तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो ये जस्ट उसका अपोजिट चलेगा। फिर उसमें क्या आ रहा था, ये चेंजेस जो है वो नीचे आ रहा था, जबकि इसमें क्या आ रहा है, चेंजेस ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये पहला केस हो गया। ठीक है, दूसरा केस देखिए, है ना। दूसरा केस में क्या होगा, सेकंड केस। सेकंड केस में जब श्रोता स्रोत से दूर जाता है, मूव, इसको फार फ्रॉम, है ना, ऑपोजिट क्या, फार लिख लेना, वर्ड याद आ गया, फार फ्रॉम सोर्स, है ना। कई बार क्या हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ते तो वो वर्ड दिमाग में आता नहीं है, तो क्या होगा, फार फ्रॉम, तो वहाँ मैंने अपोजिट लिखा है ना, उसको फार कर लेना। फार मतलब दूर की तरफ जा रहा है ना, फार फ्रॉम सोर्स। तो अब ये दूर जा रहा है, तो इस केस में नीचे वाले में क्या चेंजेस हो जाएगा, इस वाले में ये चेंजेस होगा कि सोर्स हमारा स्टेबल है तो यहाँ का यहीं पड़ा है, ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा, यानी यहाँ होना चाहिए लेकिन कहाँ हो जाएगा, 1 सेकंड में यहाँ तक पहुँच जाएगा, क्योंकि इसने एक्स्ट्रा जो है इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है। अब सुनाई देने वाली में इसमें कोई चेंजेस है क्या, नहीं, ये तो वैसे की वैसी चलेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा है वो कौन सुनाई देगा, ये इतनी, इसको एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ए पॉइंट 1 सेकंड में यहाँ पहुँच रहा था, अब उसको यहाँ पहुँचने में क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। या फिर कह सकते हैं कि जब इधर मूव करा तो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी सुनाई दे रही थी उसको, लेकिन इधर जाएगा फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी उसकी, कम सुनाई दे, कम उसको पास बीट जो है वो पहुँचेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एन डबल डेज होगा वो क्या हो जाएगा, v माइनस वी नोट। ठीक है, क्योंकि कम सुनाई देगी उसको चीज़ें, v माइनस वी नोट अपॉन v इंटू एन। ये आपके पास क्या होगा, इसका नेक्स्ट फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो सोर्स वाले केस में जब आप जाते हो तो उसकी लेमदा चेंज करते हो, और इस वाले केस में लेमदा नहीं है। इस वाले केस में क्या हो रही है, ये ऊपर की जो आपकी वेलोसिटी है या फिर डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, इसमें चेंज होती जाती है। ठीक है, चलिए आ गया ये अगला केस। अगला केस ये है कि अगर ऑब्जेक्ट खुद इसके सॉरी पास में आता है और इसको पार कर जाता है ना। तीसरा केस देखिए, तीसरा केस, तो तीसरे केस में क्या होगा, जब श्रोता स्रोत को पार करता, जब श्रोता स्रोत को पार करता है। ठीक है, पार करता है मतलब ये हो जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट क्रॉस द सोर्स, है ना। जब ऑब्जेक्ट जो है वो सोर्स को क्रॉस कर लेता है, उस केस में क्या चेंजेस आने वाले हैं उसकी बात करें। ठीक है, चलिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो उस केस की बात हम करें तो देखिए आप यहाँ से पहले तो वही केस कि हमारा ये सोर्स है,
ठीक है, ये सोर्स है, इधर ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट पहले क्या करता है, पास में आता है, फिर क्या करता है, दूर चला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट केस ये होगा, सेकंड केस ये होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में देखिए, फर्स्ट केस के अंदर, अच्छा उसको भी एन डबल डेश कर लेना, फिर से मैंने नहीं किया होगा, तो इस वाले केस में लिख देता हूँ। पहला केस क्या था, पहला केस हमारा पास आने का, तो पास आने वाले में क्या हो रहा था, v प्लस वी नॉट अपॉन वी एन, और दूर जाने वाले केस में क्या हो रहा था, v माइनस वी नॉट अपॉन वी इंटू एन। ठीक है, ये दूर जाने वाला केस था ऑब्जेक्ट का, ये पास आने वाला केस था। तो पहले केस में क्या हो गया, पहले केस में जो फ्रीक्वेंसी में फाइंड आउट करूंगा वो हो गया एन डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी नॉट अपॉन वी इंटू एन। ठीक है, सेकेंड केस में क्या हो रहा है, सेकेंड केस में हो रहा है एन डबल डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट अपॉन वी इंटू एन। ठीक है, अब ये जब इसके पास आके और दूर निकल गया तो क्या चेंजेस होगा। ठीक है, तो क्या चेंजेस होगा, तो उसकी बात करते हैं, तो क्या हुआ, डेल्टा एन। ठीक है, डेल्टा एन क्या हो जाएगा, एन माइनस एन डबल डैश, सॉरी एन डैश माइनस एन डबल डैश, तो कितना हुआ, वी प्लस वी नॉट अपॉन वी एन माइनस वी माइनस वी नॉट अपॉन वी एन। ठीक है, सोल्व कर लीजिए, तो क्या आएगा, एलसीएम, एलसीएम वी आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम तो क्या आ गया, वी, और ये अपने पास एन कॉमन, इसमें से क्या होगा, इसको रखोगे तो ये माइनस में, ये प्लस में, तो टू वी नॉट अपॉन वी इंटू एन। ठीक है, क्या आ जाएगा, टू वी नॉट अपॉन वी नॉट अपॉन वी इंटू एन जो है ये आपके पास आ गया, हो गया। अब एक आगे केस चलते हैं कि दोनों ही मोशन कर रहे हो तो क्या होगा। ठीक है, तो अब आपको दिमाग में रखने के लिए अब मैं आपको एक चीज़ जो है यहाँ पे समझाऊंगा, है ना। समझाना क्या है, बस वो समझ लेना आप। तो वो अगर चीज़ आप समझ लोगे, जैसे मैंने कैसे फॉर्मूले फाइंड आउट, ये बेसिक है, अभी तक जो हमने फाइंड आउट किया वो सारा क्या है, बेसिक है। ये बेसिक अगर फाइंड आउट कर लोगे तो आगे दोनों मोशन कर रहे हैं, अपोजिट मोशन कर रहे हैं, एक डायरेक्शन, इतने सारे केस बनेंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं कर पाओगे, मैं पहले कह रहा हूँ, इसके फॉर्मूले आप याद नहीं कर पाओगे, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको समझना ही पड़ेगा, ये बेसिक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी 100% आने वाला है, ये भी दिमाग में रखना है, क्वेश्चन जो है वो 100% आएगा ही आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से समझ लो पहले केस, है ना। याद रखने का तरीका क्या है, सोर्स मोशन कर रहा है, सोर्स मूव, जब सोर्स मूव कर रहा है तो चेंज किस में होगा, चेंज होगा डिनोमिनेटर में। यानी कि हर में परिवर्तन होगा। ठीक है, हर में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, कैसा परिवर्तन होगा, तो आप क्या ध्यान रखेंगे, जब पास में आ रहा है तो क्या हो रहा है, पास में आने पे लेमदा कम हो रही है, तो लेमदा कम हो रही है, इसका मतलब क्या आएगा, पास वाले में नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर आप फाइंड आउट करोगे तो एन डेज कितना होगा, है ना, एन डेज है ये है आपके पास में आना। अब किसके पास में आना, सोर्स तो किसके आएगा, ऑब्जेक्ट के पास में आएगा। ठीक है, यानी कि टुवार्ड वाला केस, तो क्या करोगे, पहली बात तो ऊपर कोई चेंजेस नहीं है तो वही रखोगे, डिनोमिनेटर में चेंज होगा, इसका मतलब v माइनस वी एस इंटू एन। ठीक है, दूर जाने वाले में, दूर जाने में क्या होगा, एन डेस इक्वल टू, तो नीचे चेंज किस में होगा, सिर्फ नीचे, तो क्या होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये लो जी, दूसरा, आगे चलिए। अब किस में आते हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन में, ऑब्जेक्ट मूव। ठीक है, तो चेंज किस में होगा, चेंज होगा न्यूमरेटर में, यानी कि अंश में परिवर्तन। अब अंश में परिवर्तन होगा तो क्या परिवर्तन होगा, तो आप देख लीजिए, पहला केस पास में आना। ठीक है, पास में आने में क्या होगा, एन डेस इक्वल टू वी प्लस वी नॉट अपॉन वी इंटू एन। ठीक है, फिर है दूर जाना। अब दूर जाने में क्या है, दूर जाने का फॉर्मूला है वी माइनस वी नॉट अपॉन वी इंटू एन। ठीक है, अब ये प्लस माइनस की जो है ना, ये तो चीज़ आ गई समझ में। अब प्लस करूँ माइनस करूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, तो या तो आप समझ सकते हो या एक चीज़ दिमाग में रख सकते हो। क्या दिमाग में रखोगे कि अगर मान लीजिए दोनों में से कोई भी गति कर रहा है, जैसे मान लीजिए सोर्स है, सोर्स ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है, तो सोर्स ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब पास जाने पे जो है वो ध्वनि ज़्यादा सुनाई देनी चाहिए, कम सुनाई देनी चाहिए, तो ज़्यादा सुनाई देनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उस फॉर्मूले के अंदर जो भी तुम एन डेस निकालोगे वो बड़ा होना चाहिए एन से। ठीक है, तो यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ तो ये प्लस करने पे ये क्वांटिटी क्या आ रही है,
v माइनस ये, तो ये क्या पॉइंट में आएगा, इसका मतलब एन डैश क्या आएगा, छोटा आएगा एन से। कभी हो सकता है क्या ऐसा? अगर मान लो ये देखूँ मैं, तो यह क्या हो रहा है, एन डैश ग्रेटर देन एन और एन डैश लेस देन एन, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एन डैश ग्रेटर देन एन और एन डैश लेस देन एन, ये चल रहा है। सिमिलरिटी है दोनों में, ये दिमाग में रखना, क्योंकि दूर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चाहे ऑब्जेक्ट दूर जाए और चाहे सोर्स दूर जाए, आपको ये बेसिक पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम सुनाई देगी, है ना, कम हो जानी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको फॉर्मूले को इस तरह से सेटअप करना, बस ये दिमाग में रखना है कि जब आप सोर्स मूव करते हो तो डिनोमिनेटर में चेंज होगा, और जब आप ऑब्जेक्ट को मूव कराते हो तो इसके न्यूमिनेटर यानी कि अंश में चेंज होगा। अब चेंज क्या होगा वो आपको पता है, पास आने पे फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, ठीक है। जब इसमें चेंज करोगे तो नीचे वाले में चेंज करना है, कैसे चेंज करोगे, माइनस लगाओगे तभी तो बढ़ेगी, नहीं तो कैसे बढ़ेगी। और इसमें क्या है, इसमें बढ़नी चाहिए, तो इसमें क्या, ऊपर वाले में चेंज करना, ऊपर वाले में क्या होगा, बढ़ाओगे तो बढ़ेगी, ठीक है। समझ गए ना, कि जैसे मान लो आपको बड़ी क्वांटिटी चाहिए, है ना, तो नीचे वाले को चेंज करके बड़ी क्वांटिटी चाहिए, तो हर में चेंज करके, तो हर में चेंज करना है तो क्या होगा, उसको कम करना पड़ेगा। और अगर अंश में चेंज करना है, बड़ी क्वांटिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझ गए, इसलिए उधर प्लस इधर माइनस आ गया। इधर क्या हुआ, दूर जाने पर क्या होगा, कम आएगी हमेशा फ्रीक्वेंसी, कम आएगी तो इसमें क्या है, हर में चेंज करना यानी कि न्यूमिनेटर में चेंज करना है, और छोटी क्वांटिटी लानी है, तो क्या करना पड़ेगा, हर को बढ़ा देंगे, तो इसका मतलब प्लस कर देंगे। इधर क्या होगा, अंश में चेंज करना है और क्वांटिटी क्या लानी है, छोटी लानी है, तो छोटी क्वांटिटी लानी है तो क्या करें, छोटी क्वांटिटी लाने के लिए इसको क्या करें, ऊपर वाले को कम कर देंगे, तो अपने आप ही क्या होगा, ये छोटी क्वांटिटी आ जाएगी। इसलिए वहाँ पे क्या हुआ, प्लस, यहाँ प्लस आ रहा है, या माइनस आ रहा है, या माइनस आ रहा है तो वहाँ प्लस आ रहा है। बस दिमाग में क्या रखना है, पास आने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, दूर जाने पे फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये 4 फॉर्मूले अगर आपको याद रहे ना, तो जिंदगी में हर डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन को आप सोल्व और हर कंडीशन को सोल्व कर जाओगे, ठीक है। अब ये पास आना, दूर जाना, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, क्रॉस होना, मतलब उधर क्रॉस होना तो उसमें से इसमें, इधर क्रॉस होना तो इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है। आ गया, याद रखने का तरीका आ गया ना। चलिए नेक्स्ट इसी का कंडीशन अगला देखते हैं, जब स्रोत व श्रोता दोनों गतिशील हो ना, जब दोनों गतिशील हो तो क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए थर्ड केस में क्या है, जब स्रोत एवं श्रोता दोनों गतिशील हो, when both source and object move, ठीक है। दोनों जब मूव करें तब क्या होगा, ठीक है। अब मूव करने के तरीके कितने हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। पहला केस क्या है कि ये सोर्स है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को थोड़ी बीच ओ से लिख देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यही दे दो भाई, इस पर रख दो, यहाँ रख दो, ये जरा फोन किसके आ रहे हैं बार बार आज। हाँ ले लो, कुछ ज़्यादा डाल दिया आज से। क्या, हाँ वो मैं दे दूँगा अभी थोड़ी देर में, है ना, अभी मैं क्लास लेके उसके बाद दे दूँगा। चलिए, तो पहला केस ये है, जब ये कर देते हैं इस तरह से कि जब स्रोत एवं श्रोता दोनों, है ना, एक ही दिशा में या फिर कह सकते हैं कि जब एक ही दिशा की हो जाए तो ये करते हैं, क्योंकि देखो
इसमें डिपेंड करेगा कि कौन किस तरफ गति कर रहा है उसके हिसाब से ना। तो इसको लिखते हैं जब स्रोता की ओर एवं स्रोत से दूर गति करता है। भाई एक दिशा में का मतलब तो क्या हो गया, ये इधर भी तो हो सकता है, इधर भी तो हो सकता है ना, समझ पा रहे हो। तो ये दोनों केस अलग अलग होंगे, तो दिमाग में रखना। तो इसमें क्या है, जब स्रोत स्रोता की ओर, जब स्रोत स्रोता की ओर एवं स्रोता स्रोत से दूर। अब ये स्रोत से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, ये स्रोता की ओर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा जब केस है जब दोनों गति करते हैं, तो दिमाग में क्या रखना है, जब दोनों गति करते हैं तो पहले तो आप निकालो सोर्स की वजह से क्या कंडीशन लगती है वो, और फिर उसको ऑब्जेक्ट में अप्लाई कर दो, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो यहां से देखिए कंडीशन क्या होगी कि कंडीशन ये है कि जब ये इसकी तरफ मूव कर रहा है ना, जब ये सोर्स इसकी तरफ मूव कर रहा है तो आपके पास जो लैम्डा डैश आती है वो क्या आती है, वो आती है v। देखो उसकी तरफ जा रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया, तरफ जा रहा है, इसका मतलब सोर्स की वजह से क्या होता है, जब इसको स्टेबल मानिए, इसको सोल्व करिए, जब सोर्स मूव करता है तो चेंजेस किधर आते हैं, डिनोमिनेटर में चेंजेस आते हैं। किस में आते हैं, डिनोमिनेटर में चेंजेस आते हैं, ठीक है। और वहाँ क्या चेंजेस आया था, वहाँ क्या चेंजेस आया था, इसको अभी याद रखने का तरीका बताऊंगा मैं एक बार, है ना, एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ ना। तो जो लैम्डा डैश मैंने वहाँ निकाली थी वो क्या निकाली थी, वो निकाली थी v माइनस वी एस निकाली थी ना, v माइनस वी एस अपॉन एन, ये फाइंड आउट किया था वहाँ पे, किया था। फिर उसके बाद में हम निकालेंगे किसकी वजह से, ऑब्जेक्ट की। लैम्डा तो इतना चेंज हुआ, और ऑब्जेक्ट की वजह से क्या हुआ, तो ऑब्जेक्ट की वजह से क्या होता है, तो आप देखिए एन डैश जो हम निकालेंगे ऑब्जेक्ट की वजह से वो कितना आएगा उसकी मैं बात करता हूँ ना। तो पहले तो इसकी सोर्स, हाँ सोर्स की वजह से कितना आएगा उसको एन डैश वन कह देता हूँ। एन डैश वन जो है वो कितना आ जाएगा, एन डैश वन आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि लैम्डा मेरे पास है और वेलोसिटी कितनी है v, तो ये बनेगा v माइनस वी एस और n यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये किसकी वजह से है, ये सोर्स की वजह से चेंजेस है सारा का सारा केस, ये है सोर्स की वजह से। अब ये अप्लाइड करना है किस पे, ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना। तो ऑब्जेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की वजह से जो होगा वो मैं फाइंड आउट करता हूँ एन डबल डैश, है ना। तो एन डबल डैश क्या हो जाएगा, एन डबल डैश वन। वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, जब ऑब्जेक्ट दूर जाता है, तो आप सोचिए जब ऑब्जेक्ट दूर जाता है तो ऊपर क्या चेंजेस आना चाहिए, चेंजेस किस में आएगा, ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है तब, ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है तो ऊपर चेंजेस आएगा, किसमें, अंश के अंदर, ठीक है। और क्या चेंज आएगा, जब दूर जा रहा है इसका मतलब क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस वी नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन वन डैश, ठीक है। तो हाँ सॉरी, डिवाइडेड बाय एन वन डैश क्या, ये जो चीज़ है ना इसके अंदर हमारे पास जो है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय वी, है ना, डिवाइडेड बाय वी, और यहाँ क्या जाएगा एन वन डैश, क्या जाएगा एन वन डैश। अब एन वन डैश की वैल्यू रखो, एन वन डैश क्यों, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी इस ऑब्जेक्ट पे पहुंच रही है ना, दोनों के दिमाग में रखना। पहले इसका चेंजेस निकालेंगे, वो जो चेंजेस होगा वो ऑब्जेक्ट पे पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसका जो चेंजेस है वो ऑब्जेक्ट पे पहुंच रहा है, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी v माइनस वी नॉट अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई दिस, तो v अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एन। तो कुल मिला के क्या हुआ, v माइनस वी नॉट अपॉन वी एस माइनस ये, ठीक है, इंटू एन, ठीक है, एन डबल डैश। अब या तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर लो या फिर दिमाग लगा लो, दो चीज़ कर सकते हो, है ना, या तो कैलकुलेशन कर लो या फिर दिमाग लगा लो। तो दिमाग क्या लगाना अभी बताता हूँ मैं आपको। दिमाग जो आपको लगाना है वो ये लगाना है ना, ये लिख लेना पहले तो एक बार आप, है ना। दिमाग ये लगाना है कि यहाँ से देखो, जब आपको एन डैश ये डबल डैश वाला फाइंड आउट करना है तो आप क्या करो, चेंजेस देखो, इसकी वजह से क्या चेंजेस होता है, तो सोर्स जब इसके पास में आ रहा है तो हमारे पास क्या चेंजेस होता है, सोर्स जब पास में आता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। पहली बात तो दिमाग में बढ़ती है, इसका मतलब बढ़ेगी किधर, वो बढ़ेगी डिनोमीटर में ना, कि डिनोमीटर जो है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो डिनोमीटर छोटा होने के लिए v अपॉन वी माइनस वी एस करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब इसके इस दूर जा रहा है, ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट दूर जाने का मतलब ये हुआ कि एक तो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो अंश में चेंज होगा, अंश यानी कि न्यूमिनेटर में, जब न्यूमिनेटर यानी कि अंश में चेंज हो रहा है और दूर जा रहा है, दूर जाने पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, तो कम होनी चाहिए, इसका मतलब जो आपका ऊपर वाला है उसमें क्या, वो अंश जो है वो कम होना चाहिए। अंश कम होने का मतलब क्या है, v माइनस वी आउटपुट अपॉन वी, और n तो उसके मल्टीप्लाई में चले गए, इसको सोल्व कर लीजिए तो v माइनस वी आउटपुट अपॉन वी एस इक्वल टू e, बस।
अगर वो 4 फॉर्मूले आपको याद है और समझे हुए हैं, याद मतलब समझे हुए हैं, तो आप बाकी सारे केस आप कर जाओगे आराम से। ठीक है, हो गया ये केस कंप्लीट। अगला केस देखिए। अब मैं इसी से करूँगा सारी चीज़ें, है ना। ये एक तो मैंने आपको सोल्व करके बता दिया, अब मैं बार बार सोल्व नहीं करूँगा, है ना, क्योंकि मेरा काम क्या है, आपको समझाना शॉर्टकट में, ताकि आप एग्जाम में वहाँ पे कम समय के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। अगला देखो, अगला केस क्या हो सकता है, इसके अपोजिट जा सकते हैं, है ना। सेकंड नंबर, ये इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है। अभी भी दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए मैंने वहाँ डायरेक्शन नहीं लिखा था। ठीक है, तो क्या हुआ, स्रोता से दूर एवं स्रोत की ओर। सोर्स स्रोता से दूर जा रहा है, अगर ये स्टेबल है तो क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, और अगर ये स्टेबल है तो ये इसके पास आ रहा है, तो वही कंडीशन हो गई। तो पहले किसका लिखोगे, तो निकालोगे N1 डबल डैश, है ना, N1 डबल डैश, N1 इसलिए क्योंकि डबल डैश हम वहाँ से ले चुके हैं इसलिए, है ना। तो N1 डबल डैश, तो पहले कौन सा लगाओगे केस, सोर्स वाला। तो सोर्स क्या कह रहा है, जब सोर्स दूर जा रहा है, ठीक है, सोर्स दूर जाने का मतलब क्या होगा, पहली बात तो सोर्स आ गया, इसका मतलब चेंजेस जो होगा वो क्या होगा, हर में होगा। अब हर में क्या चेंज होगा, न्यूमरेटर में क्या, डिनोमिनेटर में क्या चेंज होगा, डिनोमिनेटर में ये चेंज होगा कि ये दूर जा रहा है। दूर जा रहा है इसका मतलब क्या है, जब आप ऑब्जेक्ट से, यानी कि सोर्स आपसे दूर जा रहा है, तो दूर जाने वाले केस में क्या होनी, फ्रीक्वेंसी कम आनी चाहिए। कम आने का मतलब यहाँ क्या होगा, नीचे वाली चीज़ बड़ी मतलब प्लस आनी चाहिए, तो क्या होगा, V प्लस VS होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट केस। अब ऑब्जेक्ट इसके पास आ रहा है, अब इसको भूल जाओ, अब ऑब्जेक्ट वाला केस लो। ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, इसके पास में आ रहा है। तो पास में आना मतलब, पास में आने का मतलब है चीज़ क्या आनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट में चेंज क्या होता है, अंश में, अंश में चेंज होगा तो क्या होगा, बढ़ेगा क्या, जब प्लस करेंगे। ठीक है, और n तो आना ही आना है। यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएगी, V प्लस V नॉट अपॉन V प्लस VS इंटू n, बन गया फॉर्मूला। ठीक है, आगे चलिए। आगे में क्या करना है, तीसरा कंसेप्ट लगाइए, है ना। इसको मिटा देता हूँ फिर से मैं। तीसरे कंसेप्ट में हमें क्या करना है, यही चेंज आप लिखते रहे ना पूरे। तीसरे कंसेप्ट में ये करते हैं, ये कि ये सोर्स इसकी तरफ आ रहा है, ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, ये भी कैसे बन सकता है। तो इसका मतलब क्या है, स्रोत, या फिर ऐसे कह सकते हैं एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, है ना। पूरी लाइन क्या लिख सकते हैं कि जब स्रोत एवं स्रोता दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो क्या होगा, तो देखिए आप, ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है। ठीक है, पहले किसका केस लगाएंगे, वही हमारे पास सोर्स का। तो सोर्स ऑब्जेक्ट की ओर आ रहा है, की ओर आने का मतलब जब पास में आ रहा है, तो पास में आने का मतलब क्या होता है, जो आपके पास वो बड़ी आनी चाहिए चीज़, है ना। तो पहले इसमें क्या है, चेंज क्या होगा, चेंज होगा आपका हर में, डिनोमिनेटर में। तो हर, ये बड़ी आने के लिए क्या होना चाहिए, ये माइनस साइन आना चाहिए। ठीक है, चलो इसमें क्या आ रहा है, ये भी इसके पास आ रहा है, तो पास आ रहा है इसका मतलब ये भी क्या आना चाहिए, नहीं इसके पास आ रहा है इसका मतलब क्या आना चाहिए, ये बड़ा आना चाहिए। अंश भी क्या होना चाहिए, बड़ा। तो अंश में बड़ा कब आएगा, जब आप इसको ऐड करोगे। ठीक है, और n तो यहाँ आना ही है। V से भी क्या होगा, ये कैंसिल आउट, कुल मिला के V प्लस V नॉट अपॉन V माइनस VS इंटू n, ये बन गया आपका अगला केस, है ना। इजी, मैंने क्या कहा, एक चीज़ अगर कंसेप्ट आप समझ लोगे ना तो कोई समस्या आपको आनी नहीं है। ठीक है, अगला क्या हो सकता है, ये जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तब क्या होगा भाई, एक दूसरे के पास तो आगे। चौथा केस क्या होगा, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हो। चौथा केस, कि जो सोर्स है वो इधर जा रहा है और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इधर जा रहा है। ये केस नहीं लिया ना, तो क्या होगा, जब श्रोता और सोर्स दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, अब जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा ना, तो इन इतने सारे जो हमने पढ़े हैं ना, उनमें से कोई सा भी आपको केस दिया जा सकता है ना। तो दिमाग में क्या रखना है, वो दिमाग में आप पता ना, कंसेप्ट जो बेसिक है वो चीज़ ध्यान रखनी। पास आना, सोर्स क्या होगा, चेंज, सोर्स दूर जाएगा तो क्या चेंज होगा, ऑब्जेक्ट पास आएगा तो क्या चेंज होगा, ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो क्या चेंज होगा। ठीक है, यहाँ देखिए N1 डबल डैश निकालूंगा, क्या हो जाएगा, सोर्स क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। दूर जाने के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, दूर जाने पे कम आनी चाहिए। ठीक है, चेंजेस क्या होगा, सोर्स की वजह से
डिनोमिनेटर में। तो कम कब आएगी? जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो कम आएगी, फर्क ज़्यादा होगा तो अपने आप ही कम आएगी वैल्यू। ये क्या हो रहा है? दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? कम आना चाहिए। कम कब आएगा? जब हर के अंदर चीज़ क्या होगी? कम हो जाएगी। कम कर दी, n आना ही है। v से v कैंसिल आउट करिए तो v माइनस वी नोट अपॉन v प्लस वी नोट, और ये आपके पास n1 डबल डेज हो गया। तो करीब करीब जो भी केस आपके बन सकते हैं वो सारे के सारे जो केस मैंने आपके यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि वो इसके अलावा कोई दूसरा आपके पास या तीसरा कोई केस बनता है। एक दूसरे क्रॉस वाला, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, सारी चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पे कवर कर ली है। बेसिक आप दिमाग में रखेंगे तो ये सारी चीज़ें आप कर जाएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आपका जो है वो कई बार डॉपलर इफेक्ट के का यूज जो है ना, यूज आ रहा है आपके पास किसमें? जो आपका सोनार होता है ना, सोनार स्टेशन जो होता है, सोनार सिस्टम, उसके अंदर आता है। तो जो सोनार वाला केस है उसको मैं एक बार बता देता हूँ कि उसमें क्या फ्रीक्वेंसी चेंजेस, उसमें न्यूमेरिकल कई बार पूछ लेते हैं, है ना, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है कि इसका डॉपलर इफेक्ट का यूज़ कहाँ किया जाता है? सोनार में किया जाता है। जब आपको पनडुब्बी का पता करना होता है, पानी के अंदर जो है पनडुब्बी डूबी रहती है, तो आप देखना चाहते हो कि पनडुब्बी की वेलोसिटी कितनी है, क्या है, कहाँ पे है, उसकी स्थिति क्या है, वो सब फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? साउंड वेव जो होती है वो नीचे जाती है, ठीक है, पनडुब्बी से टकरा के वापस ऊपर आती है, उनको डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने पे उन पे लैम्डा में कितना चेंजेस हुआ, क्योंकि किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? इसी जो है डॉपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी लैम्डा में क्या होगा? चेंज होगा। और वो लैम्डा से चेंज फाइंड आउट करते हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी है और वो कहाँ है, वो सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट का यूजेज है, तो यूज में क्या है? यूज आएगा सोनार में, ठीक है। तो जो सोनार होता है उस सोनार में हिंदी में लिखेंगे तो इसको बोलते हैं सोनार, ठीक है। अब ये जो है सोनार क्या करती है? सोनार जो है, हम इसका मतलब क्या है कि जब हम स्टेशन पे कहीं ऊपर हैं, समुद्र के तट पे हैं, वहाँ से हमने साउंड वेव को नीचे भेजा, ठीक है, तो नीचे जाएगी तो क्या टकराएगी। तो पहले आपने आपतित किया, आपतित करने के बाद वो क्या होगी? रिफ्लेक्टेड होगी, ठीक है। क्या होगी? रिफ्लेक्टेड होगी, और रिफ्लेक्टेड होकर फिर उसको हम क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे। तो डिटेक्ट करके फिर सारी चीज़ें हम उसमें फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ये केस कौन सा होगा? ये केस ये है कि पनडुब्बी से वापस जब वो परावर्तित होती है, ठीक है, तो पनडुब्बी से परावर्तित होने का मतलब क्या है? ये से मान लीजिए स्टेशन था, सोनार स्टेशन आपका, ठीक है, यहाँ से आपने साउंड वेव को नीचे भेजा, ये आप पनडुब्बी थी मान लीजिए, पनडुब्बी से टकराए, अब पनडुब्बी क्या कर रही है? मूव कर रही है, ठीक है। तो हम किसको डिटेक्ट कर रहे हैं? हम इसको, इसके बारे में हम सब कुछ पता है क्योंकि हम इसको भेज रहे हैं खुद नीचे, तो नीचे खुद भेज रहे हैं, इसका मतलब इसकी हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन लैम्डा वेम्डा सब हमारे पास पड़ी है। अब ये टकरा के फिर क्या होती है? वापस ऊपर आती है। जब टकरा के वापस ऊपर आती है इसका मतलब क्या है कि सोर्स जो है, ये तो स्टेबल है, सोर्स क्या कर रहा है? मूव कर रहा है आपको, जिससे टकरा के वापस आ रही है, इसका मतलब यहाँ से टकरा के इसको डिटेक्ट कर रहे हैं, तो सोर्स क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। सोर्स मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट क्या स्टेबल है, तो वो वाला कंडीशन यहाँ पे लगने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कौन सी कंडीशन लगी कि सोर्स मूवेबल और ऑब्जेक्ट स्टेबल, ये दिमाग में रखें, ठीक है। कौन सा है? सोर्स मूवेबल और ऑब्जेक्ट स्टेबल। अब होगा क्या? नॉर्मली आप क्या सोचते हो? ये जाने वाली देखेंगे, जाने वाली को डिटेक्ट नहीं कर रहे, डिटेक्ट किसको कर रहे हैं हम? आने वाली को कर रहे हैं कि आने वाली में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हम यहाँ पे डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ऐसा केस होगा तो उसके अंदर लैम्डा डेस कितनी लिख रहे थे अपन? आप सोचिए, जब सोर्स मूव कर रहा था और ये जो है ऑब्जेक्ट वो स्टेबल था, तो उस केस में क्या रहा था? v माइनस वी एस, है ना, क्या रहा था? v माइनस वी एस अपॉन v इज इक्वल, अच्छा लैम्डा था ना, डिवाइडेड बाई n, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपने फिक्स कर रखी है, तो लैम्डा डेस क्या है मेरा? ये मेरा लैम्डा डेस आ गया, ठीक है। अब लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? या फिर n इक्वल टू, हाँ, लैम्डा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? वो लिख देंगे v अपॉन n, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू कितना लिखेंगे? v अपॉन n, तो n इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? v अपॉन लैम्डा, तो ये लिख देते हैं यहाँ पे। तो लैम्डा डेस इज इक्वल टू v माइनस वी एस डिवाइडेड बाय, ठीक है, v माइनस वी एस डिवाइडेड बाय n की रखेंगे तो क्या हो जाएगा? v इंटू लैम्डा, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन आपके पास क्या मिल गई? ये जो है आपके पास फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। आगे और सोल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा? लैम्डा डेस इक्वल टू v से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस वी एस अपॉन v इंटू लैम्डा। अगली कंडीशन में ये हो जाएगा लैम्डा और वी एस माइनस वी अपॉन लैम्डा, ठीक है, वी एस माइनस वी अपॉन लैम्डा, ये इक्वेशन मिल गई। अब उसके बाद में नेक्स्ट चेंज इन वेवलेंथ, चेंज इन वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन, कि तरंग दैर्ध्य में जो है परिवर्तन कितना हुआ, तो तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन कितना हुआ तो क्या निकालना है? लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, है ना। तो इस लैम्डा को इधर भेज दूंगा तो क्या मिलेगा? माइनस वी एस अपॉन वी इंटू लैम्डा। ये वो फॉर्मूला होता है जिससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं?
डेल्टा लेमदा ना, इसको मैं डेल्टा लेमदा लिख देता हूँ, डेल्टा लेमदा थोड़ा बड़ा कर दिया, डेल्टा लेमदा, ठीक है, इक्वल टू लेमदा डैश माइनस लेमदा, और क्या होगा क्या माइनस VS अपॉन V इंटू लेमदा, और ये वो फॉर्मूला है ना, ये वो साउंड वेव हम पता होती है 340 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जो है वो मीटर की रफ्तार से वो चलती है, वो अपने को पता है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और पनडुब्बी का वेग जो है वो पनडुब्बी का वेग कौन सा होगा, सोर्स का वेग जो है, सोर्स का वेग हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास, क्योंकि लेमदा चेंज तो आप निकाल सकते हो ना भाई, जो लेमदा भेजोगे उसकी आपको पता है वेव की लेमदा कितनी है, दूसरी वेव आपके पास टकरा के आ रही है उसकी लेमदा डेस होगी, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, दोनों का डिफरेंस लिया यहाँ रखा, यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हो, पनडुब्बी का वेग कितना है जो कौन सा होगा VS, तो VS फाइंड आउट यहाँ से कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आपको इस तरह का दिया जा सकता है इसके ऊपर पनडुब्बी वाले पे, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना, ठीक है। चलिए, तो आपका जो है अब वेव एंड ऑसिलेशन का जितना भी पोर्शन है, चाहे आप BSc का मानिए, चाहे आप 11th-12th का मानिए, लगभग सारा कोर्स मैं आपको करवा चुका हूँ। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इस पे आप ये मान लीजिए आज का जो 1 घंटे की वीडियो लेक्चर की क्लास हो रही है, इस पे आपको कम से कम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ ले और चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दे, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखें, और ये आएगा ही आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, इसमें आप कोई से पेपर उठा के देख लो, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैक्सिमम लोग जो है 99.99% जो है वो छोड़ के आते हैं। क्यों छोड़ के आते हैं, पहली बात तो इसमें सारे फॉर्मूले याद कैसे रखें, दूसरा उस क्वेश्चन को पढ़ते आपको एग्जैक्टली कुछ समझ में नहीं, एक बार में समझ में नहीं आएगा कौन सा फॉर्मूला लगूंगा इसमें, ठीक है। दिमाग में रखना कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे एक बार तो समझ में नहीं आएगा, आपको उसको 5-7 मिनट सोचने में लग जाते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये फॉर्मूला इसमें लगेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।